नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोक सकती है। इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात को सख्त करने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ शुरू करने की घोषणा की। और आइए अब खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा संचालित खाद्य योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी प्रदान की है। ये कदम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण की कमी की समस्या से निपटने पर लक्षित है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कई योजनाओं के तहत की जाएगी, जिनमें शामिल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, समेकित बाल विकास सेवाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं। चावल के फोर्टिफिकेशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का पूर्ण कार्यान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। चरण 1 के तहत मार्च 2022 तक पूरे भारत में आईसीडीएस और प्रधानमंत्री पोषण योजना को कवर करना शामिल है। इसका पहले से क्रियान्वयन किया जा रहा है। चरण 2 को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है। इसके तहत चरण 1 की योजनाओं के साथ साथ टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस का सभी आकांक्षी एवं ठिगनेपन के अत्यधिक मामलों वाले जिलों में कार्यान्वयन किया जाएगा। चरण 3 के तहत चरण 2 के साथ साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर किया जाएगा। चावल का फोर्टिफिकेशन पोषण आहार की आवश्यकता में सुधार पर लक्षित है। ये खाद्य साधारण चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिश्रित करने की एक प्रक्रिया है। आमतौर पर आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों का समावेश किया जाता है। चावल फोर्टिफिकेशन के कई लाभ हैं। इससे अल्प पोषित और सुभिद्ध आबादी के पोषण स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। चावल फोर्टिफिकेशन से रक्त की कमी से निपटा जा सकेगा। ये लागत प्रभावी भी है। गर्भावस्था के दौरान ये बच्चे के विकास में सहायक है। इसमें एक्सट्रूजन तकनीक है। भारत में चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके फोर्टिफाइड किया जाता है। इस तकनीक में पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है और विटामिन एवं खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण से एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके फोर्टिफाइड चावल के दाने तैयार किए जाते हैं। फोर्टिफाइड चावल के दानों को पारंपरिक चावल में 1:50 से लेकर के 1:200 के अनुपात में मिलाया जाता है और ऐसा करने से फोर्टिफाइड चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान हो जाते हैं। अगली खबर रक्षा तंत्र से। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। एसएफडीआर एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। इसमें एक कम धुएं वाला नोजल लेस मिसाइल बूस्टर होता है। इसके साथ ही एक थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट भी होता है। इसमें ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक रॉकेट के विपरीत रैमजेट उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। इस तरह ये वजन में हल्का और अपने साथ अधिक ईंधन ले जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार एसएफडीआर आधारित प्रणोदन द्वारा कोई मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को इंटरसेप्ट कर सकती है। एसएफडीआर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मदद करता है। रैमजेट एक तरह का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है। ये बिना घूमने वाले कंप्रेसर का उपयोग करके सामने से आ रही हवा को दहन के लिए संपीड़ित करने के लिए यान के फॉरवर्ड मोशन का उपयोग करता है। रैमजेट सुपरसोनिक गति यानी कि लगभग मैक 3 पर सबसे ज्यादा कुशलता से कार्य करता है। आपको बता दें कि ये मैक 6 की गति तक कार्य कर सकता है। हालांकि रैमजेट की दक्षता हाइपरसोनिक गति पर कम होने लगती है। और अन्य तरह की एयर ब्रीदिंग प्रणालियों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है स्क्रैमजेट यानी कि सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। ये रैमजेट इंजन का सुधरा हुआ रूप है। यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलता पूर्वक संचालित होता है। इसमें सुपरसोनिक दहन की भी क्षमता है। दूसरा है डुअल मोड रैमजेट। ये एक प्रकार का जेट इंजन है। इसमें एक रैमजेट मैक 4 से 8 की रेंज पर एक स्क्रैमजेट में रूपांतरित हो जाता है। इसका अर्थ है कि ये सबसोनिक और सुपरसोनिक दहनशील मोड दोनों में कुशलता से परिचालन कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोक सकती है। न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी विदेशी अंशदान प्राप्त करने का मौलिक या पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA 2010 में संशोधन को भी उचित घोषित किया है। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र इस आधार पर विदेशी डोनेशन स्वीकार करने पर रोक लगा सकता है कि ये डोनेशन राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता को कमजोर कर रहा है। विदेशी अंशदान का देश की सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी सहायता का मतलब एक विदेशी अंशदान दाता की उपस्थिति से भी है, जो देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। विदेशी अंशदान राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकता है और इस वजह से इसे न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए। इससे पहले संसद ने FCRA 2010 में संशोधन किया था। ये व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करता है। FCRA में जो हाल ही में संशोधन किए गए हैं, उनमें पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी विदेशी अंशदान नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गए बैंक खाते में प्राप्त किए जाएंगे। कुछ व्यक्तियों को किसी भी तरह के विदेशी अंशदान को स्वीकार करने की मनाही है, जिनमें चुनाव प्रत्याशी, किसी समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल आदि शामिल हैं। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात को सख्त किया, जिससे कि वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वर्तमान में ये घरेलू स्तर पर उत्पादन में कमी का सामना कर रहा है। इस वजह से कीमत नियंत्रण के अलावा निर्यात पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल संकट के लिए उत्तरदायी कारण है सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे अन्य प्रकार के खाद्य तेलों की आपूर्ति में बाधा। ये बाधा मानव जनित के साथ साथ प्राकृतिक कारणों से भी है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम के कारण सोयाबीन तेल आपूर्ति संकट का सामना कर रहा है। वहीं जैव ईंधन के रूप में पाम ऑयल का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2020 से इंडोनेशिया ने डीजल के साथ पाम ऑयल का 30% मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। ऐसा जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की योजना के तहत किया गया है। भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत प्रतिवर्ष 14 से 15 मिलियन टन वनस्पति तेल का आयात करता है। इसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8 से 9 मिलियन टन है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का भारत का शीर्ष आपूर्ति करता रहा है। हालांकि अब इसे इंडोनेशिया से कम आपूर्ति प्राप्त होगी। इस कारण भारत को मलेशिया से अधिक पाम ऑयल आयात करना पड़ सकता है। पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है। ये तेल पाम वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। ये अधिक उपज वाली फसल है। ये किसी भी अन्य समान वनस्पति तेल फसल की तुलना में प्रति भूक्षेत्र में अधिक तेल का उत्पादन करती है। पूरे विश्व में वनस्पति तेलों का उत्पादन करने के लिए उपयोग की गई भूमि में से केवल 6% से कम भूमि पर पाम वृक्ष लगाए गए हैं। लेकिन विश्व में वनस्पति तेल की मांग की 40% की पूर्ति इसी से होती है। पाम ऑयल विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाले वनों की कटाई का भी कारण रहा है। पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की एक पहल है। केंद्र प्रायोजित पाम ऑयल विकास योजना भी आरंभ की गई है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी हुई। इस रिपोर्ट में तेजी से आपस में जुड़ रहे विश्व में पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के समक्ष आ रही सभी चुनौतियों का परीक्षण किया गया। इन चुनौतियों में आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भू राजनीति, सामाजिक प्रभाव, दुष्प्रचार, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी आदि शामिल हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल विंड इंडस्ट्री ने 94 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ा था। ये वर्ष 2020 की रिकॉर्ड वृद्धि से केवल 1.8% कम थी। इसके अलावा तटवर्ती पवन ऊर्जा बाजार द्वारा वैश्विक स्तर पर 72.5 गीगावाट की क्षमता को जोड़ा गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 18% कम है। इसका कारण चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजारों में गिरावट थी। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2030 तक वार्षिक पवन ऊर्जा संस्थापन को 4 गुना बढ़ाने की जरूरत है। भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये अनुमान लगाया है कि वर्ष 2030 तक
140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की जरूरत होगी। अपतटीय ऊर्जा से 30 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में जनवरी 2022 तक पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 40.1 गीगावाट थी। इस मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा का योगदान 10.2% है। विश्व बैंक ने भारत के तटीय क्षेत्र में 174 गीगावाट स्थिर और तैरती अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का मानचित्रण किया है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा संसाधन तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में मौजूद है। गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में बेहतर पवन ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं। मिश्रित वित्त और ग्रीन या मसाला बॉन्ड जैसी अभिनव वित्त पोषण व्यवस्था अपनाई गई है। इससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त की उपलब्धता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। राज्यवार देखें तो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पवन ऊर्जा की क्षमता है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा शुरू करने की घोषणा की। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति के तहत स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की घोषणा की है। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को कम करने के लिए एक बुनियादी उपाय होगा। इससे पहले कोविड महामारी के दौरान तरलता उपायों की घोषणा की गई थी। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में कई अन्य साधनों से तरलता का समावेश किया था। इन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब तरलता अधिशेष में हो, जैसा कि अभी है, तब आरबीआई रिवर्स रेपो उपाय के माध्यम से तरलता को कम करता है। हालांकि रिवर्स रेपो का तरीका जमानती विकल्प है, इसलिए जब कोई बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखता है तब उसे इसके बदले में आरबीआई से प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज प्राप्त होती हैं। हालांकि अभी अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में अधिशेष तरलता है, लेकिन आरबीआई के पास बैंकों को देने के लिए उतनी अधिक प्रतिभूतियां नहीं हैं। इसलिए सरकार ने एसडीएफ को गैर जमानती उपाय के रूप में शुरू किया है। इसलिए आरबीआई अब प्रतिभूतियों को दिए बिना अधिशेष तरलता को कम कर सकता है। एसडीएफ उपाय को वर्ष 2018 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लाया गया था। ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ये उपाय आरबीआई को जमानत दिए बिना वाणिज्यिक बैंकों से तरलता प्राप्त करने की अनुमति देता है। एसडीएफ दर तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ कॉरिडोर के लिए नई न्यूनतम दर होगी। ये निश्चित दर रिवर्स रेपो की जगह लेगी। एलएएफ एक मौद्रिक नीति उपाय है। ये बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों या रेपो के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है। एलएएफ में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागी एसडीएफ योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। और आइए अब आपको बताते हैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रेपो दर की। रेपो दर वो ब्याज दर है जिसे आरबीआई उधार लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करता है। रिवर्स रेपो दर वो ब्याज दर है जिसका आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है। जब ये बैंक आरबीआई में अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कराते हैं, आरबीआई इस धन का एक हिस्सा निश्चित दर पर और कुछ परिवर्तनीय दर पर उधार लेता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अटल नवाचार मिशन। मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों में अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और 200 स्टार्टअप स्थापित करना है। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना है, विभिन्न हितधारकों के लिए सहयोग के अवसर प्रदान करना है और नवाचार तथा उद्यमिता तंत्र की देखरेख के लिए एक छत्र संरचना सृजित करना है। शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक में भारत ने एससीओ के देशों से समान चुनौतियों के लिए किफायती वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग में है। इसे वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित किया गया था। ये एक स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 के शंघाई 5 यानी कि चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान समूह से हुई थी। उज्बेकिस्तान वर्ष 2001 में इसमें शामिल हुआ। भारत वर्ष 2017 में और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के अन्य सदस्य राष्ट्र के रूप में है। एससीओ की संरचना 2 स्थायी निकायों पर आधारित है। पहली है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स की कार्यकारी समिति और दूसरी है एससीओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था राष्ट्र प्रमुखों की परिषद।
खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक FFPI खाद्य वस्तुओं के एक बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की माप को दर्शाता है। इसका आधार वर्ष 2014-2016 है। इसमें 5 कमोडिटी समूह अनाज, चीनी, मांस, वनस्पति तेल और डेयरी के मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है। इस औसत में प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्सों का भारांश दिया गया है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये विश्व में भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए टास्क फोर्स। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने AVCG संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स एक राष्ट्रीय AVCG नीति पर कार्य करेगी। AVCG यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVCG से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगी। कौशल निर्माण पहलों की सुविधा प्रदान करेगी। भारत AVCG क्षेत्र में लगभग 25 से 30% की वार्षिक वृद्धि कर सकता है। साथ ही ये इस क्षेत्र में वार्षिक नई नौकरियां सृजित करने में भी सक्षम है। इसके अलावा वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार की 5% हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता भी रखता है। क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा यानी अवसर योजना। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवसर योजना शुरू की है। AAI ने अपने हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है। इस योजना के तहत AAI संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए ये स्थान आवंटित किया जाएगा। चमोली आपदा। वैज्ञानिक उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 2021 की आपदा के पीछे के कारण को समझने में सफल हुए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आपदा आने से पहले ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय था। उन्हें स्व संयोजन और स्व संगठन के माध्यम से एक नई संरचना के गठन से पहले रॉक आइस अलगाव के संकेत भी मिले हैं। पहले ये माना जा रहा था कि इस घटना के लिए उत्तरदायी कारण हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ है। GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हिमनद के पिघलने से बनी झील से अचानक जल के प्रवाह से है। ये किसी हिमनद के किनारे, सामने, भीतर, नीचे या सतह पर शुरू हो सकता है। EOS-2 उपग्रह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जानकारी दी है कि EOS-02 को वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। EOS-2 एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO विकसित कर रहा है। इसका लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रथम विमोचन के लिए परीक्षण पेलोड के रूप में विकास किया जा रहा है। इसका कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु रूपी विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अन्य EOS उपग्रहों में शामिल है कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए EOS-1 और दूसरा है भूस्थितिक कक्षा में प्रथम दक्ष भू प्रेक्षण उपग्रह के रूप में EOS-3। भुवन आधार पोर्टल। इस पोर्टल को विकसित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और ISRO ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भुवन आधार पोर्टल प्राकृतिक रंग वाली उपग्रह आधारित छवियों की उच्च रिजोल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत है। ये आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। बनारसी पश्मीना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया। ये पहली बार है जब पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। चांगथांग या पश्मीना बकरियों को अत्यधिक महीन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है। इसे एक बार बुने जाने के बाद पश्मीना के नाम से जाना जाता है। चांगथांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख के बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की स्थानिक विशेष बकरी प्रजाति है। इसका चांगपा नामक घुमंतू समुदायों द्वारा पालन किया जाता है। कश्मीरी पश्मीना को GI टैग प्राप्त है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।